हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिमांशी और रौनक की शादी को कुछ ही समय हुआ था। दोनों अपनी शादी से बेहद खुश थे। दोनों एक बार साथ में बाजार गए हुए थे। तभी दोनों को एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो हिमांशी कहती है, रौनक, किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। तुम्हें भी आ रही है क्या ये आवाज? हाँ, ये आवाज तो मुझे भी आ रही है, लेकिन यहाँ इस सुनसान जगह पर तो कोई दिख भी नहीं रहा है। तो बच्चा किसका है? इतना कहकर दोनों आसपास देखने लगते हैं। तभी हिमांशी को न्यूज़पेपर में लिपटा एक बच्चा दिखता है। ये देखकर हिमांशी और रौनक हैरान रह जाते हैं और रौनक कहता है, समझ में नहीं आता आजकल के लोगों में इंसानियत नाम की चीज बची भी है या नहीं। देखो जरा, इतने छोटे बच्चे को यहीं छोड़कर चले गए। क्यों ना हम इसे अपने साथ ले चले। देखो ये कितना क्यूट है। घर ले चलते हैं ना, फिर पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। हाँ, ठीक है, इसे लेकर अभी घर चलते हैं। इतना कहकर दोनों उस लड़की को अपने साथ घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद हिमांशी उस लड़की को दूध पिलाती है और आराम से सुला देती है। समय बीतता है। हिमांशी उस छोटी बच्ची के साथ काफी खुश लग रही थी। तभी हिमांशी कहती है, अब हमें इस बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। दोनों पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। तभी हिमांशी रौनक से कहती है, क्यों ना हम इस बच्ची को गोद ले लें। नहीं हिमांशी, हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे अडॉप्ट करने के लिए काफी सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती है। हम दोनों को किसी बच्चे को अडॉप्ट करने की क्या जरूरत है? ये बात तो मुझे भी पता है, लेकिन अगर हम इस बच्ची को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हमें इसे पुलिस को देना होगा और फिर ये बच्ची किसी अनाथ आश्रम में चली जाएगी। फिर ना जाने इसका कोई ध्यान अच्छे से रखेगा भी या नहीं। तो तुम इस बच्ची को अडॉप्ट करना चाहती हो? हाँ, मैंने तो इस बच्ची का नाम भी सोच लिया है। हम इसे काव्या कहकर बुलाएंगे। तुम यही चाहती हो तो ठीक है, काव्या को हम ही गोद ले लेंगे। हिमांशी की खुशी के लिए रौनक काव्या को अडॉप्ट करने की फॉर्मेलिटीज शुरू कर देता है और आखिरकार रौनक काव्या को गोद ले लेता है। दोनों मिलकर जैसे तैसे सरला को समझाते हैं। सरला रौनक की माँ और हिमांशी की सास है। ऐसे ही समय बीतता है। काव्या 10 साल की हो गई थी। हर वक्त बस उल्टी सीधी हरकतें करती रहती। स्कूल से तो रोज ही उसकी शिकायत आती। कभी किसी का सर फोड़ देती तो कभी किसी का हाथ तोड़ देती। एक रोज तो स्कूल की प्रिंसिपल ने हिमांशी को स्कूल बुला लिया और हिमांशी अपने मन में सोचने लगी, ना जाने इस लड़की ने इस बार क्या किया होगा। हर बार तो टीचर ही बुलाती थी, इस बार तो प्रिंसिपल ने बुलाया है। बस भगवान, इस लड़की की हरकतों की वजह से कहीं इसे स्कूल से तो नहीं निकाल देंगे ना। यही सब सोचते हुए हिमांशी प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है और हिम्मत करके ऑफिस के अंदर जाती है। प्रिंसिपल हिमांशी को देखकर कहती है, तो आ गई? आप काव्या की मम्मी हो ना? हाँ मैडम, मैं काव्या की मम्मी हूँ। क्या किया है काव्या ने? ये पूछो कि क्या नहीं किया। ये लड़की है कि बवाल। एक दिन ऐसा नहीं जाता जब इसकी कंप्लेंट ना आई हो। मैं काव्या की तरफ से माफी मांगती हूँ। मैं उसे बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो समझती ही नहीं है। गुस्सा तो उसकी नाक पर बैठा रहता है। जानना नहीं चाहोगी कि इस बार इसने क्या कारनामा किया है? मैं वही जानना चाहती हूँ, इस बार क्या कर दिया इस नालायक ने। हिमांशी की बात सुनकर प्रिंसिपल अपना पैर दिखाती है, जिस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। अपना पैर दिखाकर प्रिंसिपल हिमांशी से कहती है, क्रिकेट खेल रही थी और इसने इतनी तेज मेरे पैर पर बैट मारा है ना कि फ्रैक्चर हो गया। वो तो गलती से खेलते हुए लग गई होगी बच्ची से। प्लेग्राउंड में सिर्फ काव्या खेल रही थी। उसके साथ बस एक बच्चा था और ना ही काव्या क्रिकेट की टीम में है। और जैसे ही मैंने उसे मना किया कि यहाँ नहीं खेलना, जाकर अपनी क्लास अटेंड करो, तो उसने मुझे बैट से हिट कर दिया। अब कुछ कहना चाहोगी आप काव्या की सफाई में? मैं उसकी तरफ से माफी चाहती हूँ। आज के बाद वो ऐसा कुछ नहीं करेगी और ना ही आज के बाद वो किसी दूसरे बच्चे को मारेगी। इस बात का प्रॉमिस करती हूँ मैं आपसे। ये प्रॉमिस करने में बहुत देर कर दी है आपने। मैं सोच चुकी हूँ कि अब मैं काव्या को स्कूल से रस्टिकेट करने वाली हूँ। मैम, आप ऐसा नहीं कर सकती। काव्या का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा अगर आपने ऐसा कोई भी डिसीजन लिया तो। एक बार उसे एक और चांस देकर तो देखिए, उसके बाद वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। ये लास्ट चांस है। जब उसने एक बार मेरा सर फोड़ दिया था तो मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा बच्ची है, सुधर जाएगी, लेकिन आज तो इसने लिमिट ही क्रॉस कर दी। अब आप जा सकती हैं यहाँ से। इसके बाद हिमांशी काव्या को अपने साथ घर लेकर आती है और उसे डांटना शुरू कर देती है। हिमांशी के डांटने से काव्या रोने लगती है। काव्या को रोता देखकर सरला कहती है, अब क्या कर दिया इस फूल सी बच्ची ने जो इसे इतना डांट रही है। हिमांशी सरला की बात सुनकर उसे स्कूल में जो हुआ उसके बारे में सब कुछ बता देती है।
इस बात से सरला को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहती है, ना जाने किसका गंदा खून है ये, हर वक्त बस नाक में दम करके रखती है। बस इसकी शक्ल ही ऐसी है कि कोई भी चकमा खा जाए। जितनी भोली दिखती है ना तू, उतनी भोली है नहीं। माँ जी, आप छोटी बच्ची के सामने कैसी बातें कर रही हैं? बच्ची है वो, और बचपने में तो ऐसी गलतियाँ हो ही जाती हैं। मैंने तो 1000 बार मना किया था कि किसी के भी पाप को घर में लाकर पालने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम दोनों को समझ ही नहीं आया। अब भुगतो इस लड़की की बेवकूफियाँ। इतना कहकर सरला अपने कमरे में चली जाती है। काव्या को सरला की बात तो समझ में नहीं आती, लेकिन उसे दादी के मुंह से ऐसी बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। तभी काव्या अपने आंसू पोंछती है और बाहर से अपने हाथ में कीचड़ उठाकर ले आती है और सरला के मुंह पर मार कर कहती है, मेरी माँ ने मुझे हमेशा कहा है, जब भी कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो ले बुढ़िया, तू इस कीचड़ के ही लायक है। इस चुईया की तो ज्यादा ही जुबान निकलने लगी है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर सरला काव्या के पीछे झाड़ू लेकर भागने लगती है। उतने में ही काव्या अपने पॉकेट में से कंची निकालकर फेंक देती है, जिस पर पैर रखते ही सरला गिर जाती है। हाय दैया, मर गई। ये लड़की तो मुझे मारना ही चाहती है। सरला की आवाज सुनकर हिमांशी अपने कमरे से बाहर निकलकर देखती है तो उसे उसकी सास जमीन पर पड़ी दिखती है, जिसके मुंह पर कीचड़ लगा था, और वहीं काव्या दूर खड़ी होकर उसे देखकर हंस रही थी। ये देखकर हिमांशी कहती है, तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या किया दादी ने, जो उन्हें गिरा दिया तूने? कितनी चोट लग गई है उन्हें। चोट लगी तभी तो गिराया है। बुढ़िया बहुत बोल रही थी, गंदा खून गंदा खून। हिमांशी को ये सुनकर बहुत तेज गुस्सा आता है और वहीं काव्या का वो हाथ पकड़ लेती है और उसे कमरे में बंद कर देती है और कहती है, अब तो इसी कमरे में रहेगी, खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा तुझे। शाम का समय हो जाता है। रौनक ऑफिस से घर आता है। हिमांशी जो हुआ उसे सब कुछ बताती है। हिमांशी की बातें सुनकर सबसे पहले रौनक काव्या को उसके कमरे से बाहर निकालता है और उसे दादी के कमरे में लेकर जाता है और कहता है, आपको अभी दादी से सॉरी बोलना होगा। आपने दादी के साथ कितना गलत किया। पहले उनके मुंह पर कीचड़ फेंक दिया और उसके बाद उन्हें कंचे गिराकर गिरा दिया। दादी सो सॉरी, मुझे माफ कर दो प्यारी दादी। इसके बाद रौनक काव्या को उसके कमरे में भेज देता है और अपनी माँ को भी समझाता है। कुछ देर में रौनक हिमांशी से कहता है, मुझे लगता है हमें काव्या का एडमिशन बोर्डिंग स्कूल में करवा देना चाहिए। घर से थोड़े दिन दूर रहेगी तो इसे समझ आएगा। मुझे भी यही लगता है कि वो घर से दूर रहेगी तो पढ़ाई में भी उसका मन लगेगा और वो फालतू की शरारतें भी करना छोड़ देगी। और हाँ, आज के बाद कोई भी काव्या के सामने ये बात गलती से भी नहीं कहेगा कि वो हम दोनों की बेटी नहीं है, गोद ली हुई है। ये बात उसे कभी पता नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद अचानक काव्या को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है, जहां वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करती है। इस तरह से वो दोनों गोद ली हुई बेटी को अच्छी जिंदगी देते हैं। ऋचा शर्मा की बहू सोना शर्मा को हमेशा से ही सोना पहनने का बड़ा शौक था। ऐसे ही एक दिन सोना अपनी सास के साथ उनकी पड़ोसन कीर्ति के यहाँ कीर्तन में जाती है। तभी सोना अपने गले में पहने हुए सोने के हार का प्रदर्शन करते हुए कहती है, अरे कैसी हो कीर्ति, देखो तो सही जरा मेरे गले का हार। अरे तुम्हारे यहाँ कीर्तन में आने के लिए कल सुनार से पूरे 20,000 का लिया है, कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। वैसे कीर्तन में आने के लिए एक हार खरीदने की क्या जरूरत है? भगवान हार देखकर तो मनोकामना नहीं पूरे करेंगे ना। मैंने तुम्हें मेरे हार की तारीफ करने के लिए कहा था, सलाह देने के लिए नहीं कहा था। अपनी सलाह अपने पास ही रखो। इतना कहकर सोना आराम से बाकी सभी लेडीज के साथ कीर्तन की मंडली में बैठ जाती है और वहाँ बैठकर अपने गहनों की नुमाइश करने लगती है। तभी ऋचा अपनी बहू को टोकते हुए कहती है, अरे नालायक, तू यहाँ अपने गहने दिखाने आई है या भगवान के भजन में शामिल होने आई है? आराम से बैठकर 2 घड़ी भगवान का नाम नहीं ले सकती? आप ले लेना मेरे हिस्से का नाम, मुझे नहीं लेना तो क्या जबरदस्ती जय माता दी बोलूं? हद है मतलब, अब भगवान को भी जबरदस्ती याद करवा रहे हैं आप लोग। अरे मुझे नहीं रहना आप लोगों के यहाँ, आप ही करो अपना भजन कीर्तन, मैं तो चली। इतना कहकर सोना कीर्तन से उठकर अपने घर वापस आ जाती है और आराम से सोफे पर बैठकर अपने फोन में गहनों के साथ सेल्फी लेने लगती है। कुछ देर बाद अपने सामने रखी मैगजीन उठाकर पढ़ने लगती है। तभी उसे मैगजीन में कुछ नए नए ज्वेलरी के डिजाइन नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो खुद से कहती है, वल्ला वल्ला कितना खूबसूरत डिजाइन है।
ये डिजाइन इस पेज पर नहीं बल्कि सोना के गले में अच्छा लगेगा। और वैसे भी मेरा जन्मदिन आने वाला है, मुझे कोई ना कोई तोहफा तो देंगे ही ये। क्यों ना मैं ये 9 लाख का हार ही मांग लूं। इतना कहकर सोना फटाफट से उन डिजाइन्स की फोटो को अपने फोन में क्लिक कर लेती है। शाम को जैसे ही उसका पति रोहित घर आता है, सोना सभी के लिए खाने की टेबल पर डिनर लगा देती है और सभी साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। तभी सोना कहती है, सुनिए जी, अगले हफ्ते रविवार को मेरा जन्मदिन है, तो मुझे जन्मदिन पर क्या तोहफा दे रहे हैं आप? बताओ सोना, क्या चाहिए तुम्हें? ये जो कुछ है तुम्हारा ही तो है। हाँ जानती हूँ मेरा ही है, पर मुझे कुछ और चाहिए। महंगा है पर मुझे चाहिए। अरे बहू, ऐसा भी क्या चाहिए, अब बता भी दे। मुझे ये वाला 9 लाख का हार चाहिए, पूरा 50 लाख का है, एकदम सोने में जड़ा हुआ। अगले हफ्ते जन्मदिन पर मुझे यही चाहिए, बोलो दोगे आप? सोना, ये कुछ ज्यादा ही महंगा है। तुम आए दिन ही तो नए नए गहने लेती हो और लेकर क्या करोगी? नास पिटी, तू क्या अपने मायके से नोट छापने की मशीन लेकर आई है जो यहाँ 50 लाख के हार की डिमांड कर रही है? देखिए माँ जी, मैं नोट लेकर आई हूँ या नहीं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि मेरे पति के कमाए हुए नोट हैं। अब उनसे मैं सोना खरीदूं या चांदी, वो मेरी मर्जी है। मुझे 9 लाख का हार चाहिए तो मतलब चाहिए, वो भी मेरे जन्मदिन पर। इतना कहकर सोना गुस्से में मुंह फुलाकर खाना छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। रोहित सोना को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सोना उसकी कोई बात नहीं समझती और अपनी जिद को मनवाने के लिए खाना पीना छोड़ देती है, जिसके चलते उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। सोना की ऐसी हालत देखकर रोहित उसकी जिद को पूरा कर देता है और उसका इलाज करवाने के साथ साथ उसे 50 लाख का सोने का 9 लाख का हार बनवा कर देता है, जिसे सोना अपने जन्मदिन की पार्टी में पहनती है और अपने सभी दोस्तों को जन्मदिन पर इनवाइट भी करती है। सोना के गले में 9 लाख का हार देखकर उसकी एक दोस्त समीरा उससे बोलती है, वाह सोना, तेरे सोने का हार कितना सुंदर लग रहा है। कितने का है? काफी महंगा लग रहा है। अरे महंगा नहीं, बहुत ज्यादा महंगा है, पूरे 50 लाख का है, 50 लाख का। क्या 50 लाख? तूने इतना महंगा हार ले लिया? यार तू गलत कर रही है। माना कि रोहित जी अच्छा कमाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू उनके सारे पैसे खुद के शौक पूरे करने में लगा दे। देखो समीरा, आज मेरा जन्मदिन है, इन पचकानी बातों से ना मेरा मूड मत खराब करो। मुझे सोना पसंद है तो सोना ही पहनूंगी, फिर चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। सोना पहनने के लिए घर बेचना पड़ गया ना तो बेच दूंगी, लेकिन सोना ही पहनूंगी। केक कटिंग का टाइम हो रहा है, चलो यहाँ से। अपनी सहेली को तड़कता भड़कता जवाब देकर सोना केक कटिंग की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो केक काटने के लिए मोमबत्ती बुझाती है, तभी अचानक से लाइट चली जाती है और पूरे घर में एकदम गुमनाम अंधेरा छा जाता है और सोना अंधेरे में बोलती है, ओहो सत्यानाश हो इस बिजली का, अभी जाना था इसे, कम से कम मुझे केक कटिंग तो करने देती। अरे सोना, चिंता मत करो, बस अभी आती होगी बिजली, थोड़ा सा वेट कर लो। रोहित इतना बोल ही रहा होता है कि तभी किसी चीज के गिरने की आवाज आती है और कुछ ही मिनटों में लाइट वापस आ जाती है। पर सभी लोग लाइट के आने के बाद का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। सोना जमीन पर बेहोश पड़ी थी, साथ ही उसके सिर से खून बह रहा था और उसका 9 लाख का हार भी उसके गले में नहीं था। रोहित और ऋचा दोनों बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और जल्दी से सोना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में ले जाकर सोना का इलाज करना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं, तभी रोहित रोते हुए उनसे कहता है, सर, मेरी सोना ठीक तो है ना? क्या हुआ है उसे? ज्यादा खून बह गया क्या उसका? जी घबराने की कोई बात नहीं है। सोना जी के सर पर किसी चीज से जोरदार वार किया गया है, जिस वजह से उनके सर से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गई। बाकी आपकी सोना खतरे से बाहर है, कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा, तो आप उनसे मिल सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और कुछ ही देर में ऋचा और रोहित दोनों ही सोना से मिलने वार्ड में जाते हैं। दोनों को देखकर सोना बोलती है, माँ जी, मेरा सोने का 9 लाख का हार कहाँ है? मैं बेहोश हो गई थी, वो हार कहाँ है? बहू,
तेरा सोने का हार चोरी हो गया। अरे वो चोर तेरे सर पर वार करके अंधेरे का फायदा उठाकर ले गए, हाथ की सफाई कर गए, तेरा 50 लाख का सोने का हार ले गए। क्या? ये आप क्या कह रही है? ये नहीं हो सकता, मेरा हार चोरी नहीं हो सकता। अभी तो उसे मैंने ठीक से अपने गले से भी नहीं लगाया था और चोरी हो गया। रोहित, आप सोच क्या रहे हैं? अरे पुलिस कंप्लेंट करवाइए ना, मुझे मेरा हार वापस चाहिए किसी भी हाल में। रोहित चोरी की कंप्लेंट थाने में लिखवा देता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ जांच करना शुरू कर देते हैं। छानबीन के दौरान उनके हाथ एक सबूत लगता है और वो सोना के जन्मदिन पार्टी वाले दिन मौजूद सभी वेटर को उनके घर बुलाते हैं, जिसके बाद एक एक करके सभी से पूछताछ की जाती है। तभी एक कालू नाम का वेटर वहाँ से बिना पूछताछ के ही जाने लगता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे धर दबोच लेता है और कहता है, अरे अब कहाँ भाग रहा है कालू? अब तेरा सच सबके सामने आ चुका है। चल बता क्या किया था तूने उस रात? सोना समीरा के आगे अपने हार की बहुत ही बड़ाई कर रही होती है कि तभी दोनों के पीछे खड़ा कालू नाम का वेटर उनकी सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद उसकी नजरें सोना के सोने के 9 लखा हार पर जम सी जाती हैं और वो जानबूझकर घर की बिजली को गुल कर देता है। मौके पर चौका मारते हुए वो सोना के सर पर लोहे के गमले से वार करता है और उसे बेहोश कर उसके गले से सोने का हार चुराकर भाग जाता है। सच जानने के बाद सभी के होश उड़ जाते हैं और ऋचा गुस्से में सोना से कहती है, अरे करमजली, तुझे कितनी बार समझाया था कि अपने गहनों की नुमाइश मत कर जगह जगह। आज के समय में सामने खड़े इंसान की नियत का कोई भरोसा नहीं है और तो अगल बगल वालों से क्या ही उम्मीद करना। देख ले अपनी बकलोलबाजी के चलते तूने इतनी बड़ी मुसीबत मोल ली, तुझे कुछ हो जाता तो। माँ बिल्कुल सही कह रही है सोना। माना कि तुम्हें सोना पहनने का शौक है, लेकिन हर जगह उसकी नुमाइश करना गलत है। आज तो बस हार गया है, कल को तुम्हारी जान भी जा सकती है। बताओ उसका जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ तुम्हारा ये सोना। ऋचा और रोहित की बातें सुनकर सोना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। साथ ही इंस्पेक्टर साहब कालू को गिरफ्तार करके अपने साथ थाने ले जाते हैं और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं और सोना का 50 लाख का सोने का 9 लखा हार उसे वापस लौटा देते हैं। अब सोना किसी खास मौके पर ही सोने के गहने पहना करती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।